हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन ने ऐसा जाहिर हो रहा है कि अमरीकी सियासत को नया रुख दे दिया। क्या नेतन्याहू और ट्रंप, जो अपने आप को दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में अपना शुमार करते हैं, क्या उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद इनका ममदानी का जीतना, जोहरान ममदानी का जीतना कोई बहुत ही बड़ा मिरेकल नहीं है? क्या जिन लोगों के मीडिया हाथ में है, सरकार हाथ में है, धमकी ये दी गई कि अगर कोई यहूदी वोट देगा ममदानी को तो वो स्टूपिड है, वो बेवकूफ है, और अगर ममदानी जीत गए तो हम फेडरल जो फंड्स होते हैं न्यूयॉर्क के लिए, वो हम उन्हें नहीं देंगे। उसके बावजूद वो जीता। आगे बढ़ने से पहले एक एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फिलिस्तीन की जीत है? क्या ये हमास की जीत है जो न्यूयॉर्क के मैदान में नजर आई है, जो दुनिया के स्काई क्रैपर्स के लिए मशहूर है, सबसे बड़ी एक तरह से फाइनेंशियल राजधानी? वहां क्या हमास जीता है? यह समझने की जरूरत है। और क्या अब दुनिया की सियासत में बड़े मोड़ का इशारा है? आगे बढ़ने से पहले मैं आज बात कर रहा हूं फिरोज मीठी बोरवाला साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी फोरम के। और इस जंग के शुरू से, उससे पहले तो पूरी जिंदगी वो फिलिस्तीन के लिए हमेशा लगे रहे, लेकिन इस जंग के दौरान जितनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें वो हर जगह मौजूद थे। जोहरान ममदानी के सिलसिले में एक हमारे जानने वाले हैं, अच्छे बड़े स्कॉलर, आसिफ जायसी लखनऊ के, उन्होंने 4 लाइनें लिखी हैं। वो मैं शुरू में पढ़ना चाहता हूं, मुझे लगता है कि वो काफी रेलेवेंट हैं। उन्होंने उर्दू में लिखा है, मिसले हिंदुस्तान अमरीका को भी राहुल मिला, या कि अमरीका सा एक जोहरान हमको मिल गया। दोनों मुल्कों में है जालिम हुक्मरान, इस वास्ते उसको एक इंसान हमको मिल गया। यानी वो जोहरान ममदानी को राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं समझना चाह रहा हूं फिरोज मीठी बोरवाला साहब से कि ममदानी की जीत को वो कैसे देख रहे हैं। फिरोज साहब। धन्यवाद अहमद भाई। ग्लैड वी आर डिस्कसिंग जोरान टुडे। एक्चुअली जोरान का नाम तो मैंने भी कुछ खास सुना नहीं था। जब प्राइमरीज में पता चला कि कोई जोरान ममदानी खड़ा हो रहा है और उसके फादर का नाम हम लोगों ने सुना था, माँ का नाम सुना था, तो बोला यार ये तो फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग। और बहुत तेजी से वो एजेंडा बनते गया, जोरान को पॉपुलैरिटी मिलती गई और फिर वो प्राइमरी जीत गया। तो और कुओमो को हराना कोई छोटी बात नहीं थी, वो भी न्यूयॉर्क में, जो एक जूइश डोमिनेटेड सिटी है, बिलियनर्स की सिटी है। और एक 9/11 वहाँ हो चुका था जो सीआईए मोसैड ने करवाया था, और मुसलमानों का बहुत मुश्किल था यूनिक आइडेंटिटी के साथ रहना। और उसके बाद जोरान ममदानी एक मुस्लिम जीत कर आता है तो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ये भी बोलूंगा कि जोरान की जो विक्ट्री है उसके रेमिफिकेशंस सिर्फ न्यूयॉर्क और अमेरिका तक नहीं है, उसके रेमिफिकेशंस और ग्लोबल इम्पैक्ट पूरी दुनिया में है। इसलिए पहली बार हम जैसे लोग भी न्यूयॉर्क का इलेक्शंस फॉलो कर रहे थे, नहीं तो हमको क्या पड़ी है। ओके, मेयर आते जाते रहते, मुझे तो हमारा मेयर कौन है बम्बई का वो भी पता नहीं होता। ओके, तो पॉइंट इज के वाई इज द एंटायर वर्ल्ड लुकिंग एट न्यूयॉर्क, और सब लोग समझ रहे हैं कि कुछ होने वाला है, और वो सब हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि नंबर वन की जोरान ममदानी का जीतना इजराइल लॉबी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस शहर में टेल अवीव के बाद उनकी बड़ी आबादी है, अगर न्यूयॉर्क को ही नहीं संभाल पाए तो फिर वो अमेरिका को क्या संभालेंगे। इसलिए वाइनेट में एक न्यूज आया था कि जोरान ममदानी इज अ थ्रेट टू ग्लोबल जूरी, पूरी दुनिया की यहूदी को लिए खतरा है, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो जोरान ममदानी 34 साल का लड़का जो अफोर्डेबिलिटी के मुद्दे पे लड़ रहा है, वो कैसे इतना बड़ा थ्रेट बन गया है। मतलब ये डर गए, कोई ना कोई कारण से तो डर गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जोरान ममदानी ने जो अफोर्डेबिलिटी का जो मुद्दा बनाया, और अभी ट्रम्प को भी बात करनी पड़ रही है, दूसरे लोग भी अफोर्डेबिलिटी की बात करने लगे अमेरिका में, क्योंकि जो ट्रम्प का जो लेटेस्ट ट्वीट है उसमें उसने अफोर्डेबिलिटी की बात की है, वो भूल गया था जीतने के बाद। तो जोरान ने जो मुद्दा बनाया कि जो वर्किंग मिडिल क्लासेस है, वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास, जिसको खुद उसकी पार्टी भूल गई, डेमोक्रेटिक पार्टी,
डेमोक्रेटिक पार्टी का बुनियादी बेस ही वर्किंग क्लास और मिडिल क्लासेस है। वो खुद डेमोक्रेटिक पार्टी भूल गई थी, जोरान ने वो सब लोग को इकट्ठा किया है। तो जिस शहर में सिर्फ 2% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 4% या 8% कुछ जूइश पॉपुलेशन है, मैक्सिमम तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, 59-60%, उस शहर में एक मुस्लिम नाम का बंदा जोरान कैसे सबका लीडर बनता है, वो मुस्लिम लीडर्स को भी समझने की जरूरत है जो अपनी अपनी गलियों की राजनीति करते हैं। कि आप अगर सबकी बात करोगे तो आप सबका लीडर बनोगे, अगर आप मुसलमान के नाम पे रोते रहोगे तो आप मुस्लिम लीडर ही बनते रहोगे, उसे और उसके आगे को नहीं बढ़ पाएगा। जोरान ममदानी इसलिए ये बहुत बड़ी मिसाल है कि वो सबका लीडर कैसे बनता है, क्योंकि उसने सबकी बात की और उसके साथ उसने अपनी आइडेंटिटी को नहीं छिपाई। ओके, मगर बेसिकली इसकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अपने आप को बोलता है। और उसका कल जो भाषण हुआ था, जो एक्सेप्टेंस स्पीच हुई थी, उसने यूजीन डेब्स का जिक्र किया था, मैंने भी नहीं सुना था अभी तक, मगर उसने उसकी एक वाक्य बोली थी, आई कैन सी द डॉन ऑफ अ बेटर डे फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये यूजीन डेब्स कौन है? तो यूजीन डेब्स है एक वाइट अमेरिकन जो बेसिकली अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी के वन ऑफ द फाउंडर्स है, और उसने वहां के रेलवे मैन यूनियन या लेबर यूनियंस का बहुत बड़ा काम किया था। तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका है, जिसके बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंडर ओकासियो-कोर्टेस और अभी जोरान, ये 3 बड़े लीडर बन चुके हैं, वो उसी बैकग्राउंड से आता है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आता है। और उसका बोलना था जोरान का कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी की तरफ क्यों गया, क्योंकि मैं जब नौजवान था तो अमेरिका में ये लोग ही थे जो पैलेस्टाइन की बात करते थे और बीडीएस की बात करते थे कि इसराइल का बहिष्कार होना चाहिए। तो जो 17-18 साल का था कॉलेज के दिनों में, तब वो इनकी तरफ गया और जोरान की जो सोशो पॉलिटिकल लाइफ चालू हुई वो पैलेस्टाइन के मुद्दे से ही शुरू हुई। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उनको ये मुद्दे को ऑर्गेनाइज करा था, तो पैलेस्टाइन का मुद्दा उसके साथ एक बहुत करीब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जोरान ने उसके भाषण में जो कल बातें बोली, एक तो जो अफोर्डेबिलिटी का जो मुद्दा है, जिस प्रकार से इसने उसको जोड़ा, और जो टैक्सेशन बढ़ाने की बात है, मगर इसमें भी ये बोलते हैं कि एंटी सेमेटिक है, एंटी जूइश है, क्योंकि बिलियनर्स ज्यादा करके जूइश है, तो उन्हीं के टैक्स जाने वाले। जो हाउस प्रॉपर्टी ओनर्स है, रेंट कंट्रोल की बात है, वो ज्यादा करके जूइश लैंडलॉर्ड्स है, तो उन्हीं का पैसा जाएगा। ये सब किस्म की, ये मुद्दा क्लास का है, ये सीधा का सीधा क्लास का मुद्दा है। ओके, और जोरान क्या बोला कि मैं जो टैक्सेशन बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, 1% टैक्स, 1% जो मिलियनर प्लस जो लोग हैं उन्हीं उन्हीं पे जाने वाला है। और न्यू जर्सी में 11.5% जो जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो 11.5% का है। हमारा न्यूयॉर्क में कम है, मैं खाली न्यू जर्सी के लेवल पे लेके जा रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो 10 लाख लोग भाग जाएंगे, बिलियनर भाग जाएंगे, कोई भागने वाला नहीं है। एक तो डेली शो के बोला कि अगर 10-20 लाख लोग भाग जाते तो यहाँ का रेंट कम हो जाएगा, इट इज वेलकम, अगर जिसको जाना है जाएगा। ओके, भीड़ ज्यादा है, लोग ज्यादा है, मकान कम है, तो अगर जोरान ने आने के बाद तुरंत लोग भाग जाते हैं और रेंट कम होता है तो हमको कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो मजाक की बात है। मगर जोरान ने जो जो वोटर ट्रम्प के पास चला गया था 2024 में, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का वोटर, जिसको डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरों ने, हिलरी क्लिंटन, बाइडेन और ये कमला हैरिस जैसे लोगों ने, एंथनी ब्लिंकन जैसे लोगों ने अबैंडन कर लिया था, वो वर्किंग क्लास वोटर जो जो ग्रेजुएट नहीं है, जो आम अमेरिकन परिवार से आता है, उसको ये लोग ने अबैंडन कर दिया था। वो जो ट्रम्प के पास गया है, आज ट्रम्प ने भी उनको अबैंडन कर दिया। ट्रम्प के आने के बाद ना दाम खाने पीने की चीजें की कम हुई है, वो टैरिफ का टैरिफ कर रहा है, उसके बिलियनर दोस्तों को इसने टैक्स रिलीफ दे दिया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको दे दिए, तो ट्रम्प को भी कोई पड़ी नहीं है। तो नाउ द पॉइंट कम्स के जो जोरान का जो इकोनॉमिक एजेंडा है, पहले उस पर हम लोग उस पर बात कर ले, फिर आगे बात करेंगे। जी जी। जोरान का जो इकोनॉमिक एजेंडा है, नंबर 1 है रेंट कंट्रोल, रेंट फ्रीज की बात है, नंबर 1। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन की, जहां तक बात है कि बस फ्री ट्रैवल होगा, क्योंकि $2.90 का जो बस का किराया डेली, मतलब एक टिकट आप निकालो, आपको आप एक स्टॉप जाओ या पूरा दिन घूमो, मगर आपके 280 रुपीज लगभग गए एक टिकट के, बहुत महंगा पड़ता है लोगों को एक सिंपल बस राइड के लिए। तो फ्री ट्रांसपोर्टेशन की बात की, फ्री एंड फास्ट बस ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा उसने चाइल्ड केयर की बात की है, चाइल्ड केयर, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर फ्री होगा, जो $25,000 का सालाना उनका खर्चा आता है वो आम परिवार को मिलेगा, फ्री चाइल्ड केयर। चौथा बात उसने बोला कि जो इन्फ्लेशन के कारण जो ग्रोसरी के रेट, हमारे खाने पीने के दाम बहुत बढ़ गए हैं,
तो वैसे वो 5 या 6 जगह पे सरकारी ग्रोसरी चलाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, जिससे दाम कंट्रोल में होंगे। ओके, तो और एजुकेशन को लेकर भी उसने कहा कि टीचरों का ज्यादा हम लोग अपॉइंट करेंगे। पुलिस में भी पुलिस को भी वो मदद करेगा, मेंटल हेल्थ के में भी काउंसिल रखेंगे। तो एक बहुत व्यापक प्रोग्राम है जोरान के पास, जिसके कारण लोग जुड़े उसके साथ। ये बहुत बड़ी बात। जी, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, बोलिए। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज जो महसूस कर रहा हूं मैं, वो ये कि अगर ये वर्किंग क्लास के, मिडिल क्लास का लीडर बन करके उभरा है, जो 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 इजरायली लॉबी जिसे कहा जाता है, जो सारे बिलियनर्स हैं और जिनके पास मीडिया भी है और फाइनेंस भी है और रियल एस्टेट भी है, क्या इस उभार के साथ साथ, जोहरान ममदानी के उभार के साथ साथ, क्या इजरायली लॉबी कमजोर होगी? क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा क्या? चूंकि जो जंग लड़ने वाले थे उनके खिलाफ एक तरह से फिलिस्तीन की बात करने वाला एक लीडर उभरा, जो यहूदियों का सबसे बड़ा एक तरह से शहर है, वहां क्या आपको ऐसा लगता है कि नेशनल पॉलिटिक्स पर कोई असर होने वाला है वहां पर? नेशनल पॉलिटिक्स पे तो असर हो चुका है। हाँ। इनफैक्ट जब से गाजा का उभार चालू हुआ, उठाओ हाँ। 7 अक्टूबर 2023 से, और जो नरसंहार की बातें बाद में फैली, पहले तो बच्चों को मारा, बलात्कार हुआ वगैरह वगैरह, मगर जैसे जैसे खबरें फैली अमेरिका के अंदर एक नरसंहार हो रहा है, तो आवाजें तो अमेरिका में चालू हुई थी, पब्लिक ओपिनियन इजरायल के खिलाफ जा ही रहा था। इसके बीच में आ जाते हैं जोरान ममदानी, और जो पब्लिक डिबेट हुआ, जो पैनल डिस्कशन होता है कि कौन कैंडिडेट, ये प्राइमरीज की बात कर रहा हूँ, अपनी बात रखी और बाद में सबको पूछा गया कि आप जीतने के बाद कहाँ जाओगे। तो सब लोग बोला हम लोग इजराइल जाएंगे, विल गो टू इजराइल। तो जोरान बोला मैं क्यों इजराइल जाऊंगा भाई, मैं तो न्यूयॉर्क में रहूंगा, मैं न्यूयॉर्क का मेयर हूँ। हाँ। फंसाने की कोशिश की गई थी। हाँ। तो जोरान को पूछा डू यू बिलीव इन द राइट ऑफ अ जूइश स्टेट टू एग्जिस्ट। बोला कि आई डोंट बिलीव इन द राइट ऑफ अ जूइश स्टेट टू एग्जिस्ट, क्योंकि मैं अपार्थाइड में नहीं मानता, एक इक्वल स्टेट हो मैं उसकी मैं बात मानता हूँ। ठीक है, तो चालू हो गया कि ही इज एंटी जोइश एंड एंटी सेमेटिक, और वो इजराइल को नष्ट करने के लिए लगा है, मगर ऐसी कोई बात नहीं। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसका बहुत अच्छा दोस्त है, उसका नाम है डेव लैम्बर्ट, जो एक प्रोग्रेसिव जूइश लीडर है, और वो दोनों ही कैंपेन कर रहे थे। तो आज भी आप देखोगे तो 75% ऑफ जूइश यूथ वोटेड फॉर जोरान, इसलिए ट्रम्प को बोलना पड़ा कि जो यहूदी ने उनके खिलाफ जोरान के लिए वोट किया वो सो स्टूपिड है। ओके, और 43% जूस इन जनरल वोटेड फॉर जोरान। ये बहुत बड़ी बात है, इतना सब डराने के बावजूद। यानी 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 इससे एक नतीजा तो निकलता है कि जो जायनिस्ट हैं, शिद्दत पसंद यहूदी, उनमें, और मॉडरेट अगर हम टर्म इस्तेमाल करें, बाकी जो यहूदी हैं जो जायनिस्ट नहीं है, उनके बीच का जो जो डिवाइड है वो ज्यादा साफ हुआ है। कम से कम ये तो नतीजा सामने आ सकता है। जी, आप कैसे देखते हैं? इनफैक्ट इनफैक्ट मोन्डोवाइज में तो उससे बड़ी बात आ गई हाँ। कि जोरान ममदानी के कारण आज यहूदी जायनिज्म से अपने आप को लिबरेट कर रहे हैं। हाँ। हाँ। जूज आर बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम जायनिज्म। ये इतनी बड़ी आर्टिकल आ गई जोरान को लेकर। इसलिए मैं जोरान के विचारधारा को जोरानिज्म बोलता हूँ, उससे कुछ नया कर दिया है। ये बर्नी सैंडर्स के आगे चला गया, ये अपने बर्नी सैंडर्स का एजेंडा लेकर आगे जा रहा है। मगर बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंडर कोर्टेस, ओकासियो कोर्टेस जो नहीं कर पाए, वो जोरान ने सब मुश्किल शहर में किया है, न्यूयॉर्क में, जहां पूरा जूइश बिलियनर्स का होल्ड है। ओके, और दुनिया, मतलब न्यूयॉर्क का इकोनॉमी इज 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी है, भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर्स प्लस है। न्यूयॉर्क एक शहर की इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। उस शहर में जाके उसने ये सभी ताकतों को चैलेंज किया है। मैंने 1 साल पहले उसकी वीडियो देख रहा था जोरान के, जब उसने अपने कैंडिडेचर रणोत्सकी को जानता नहीं था। वो सड़क पे अकेला खड़ा होता था, अपने हाथ में स्पीकर, एक हाथ में प्लेकार्ड, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मुझे आपसे बात करें। लोग बात भी नहीं करते थे। फिर 2 लोग जुड़े, 5 लोग जुड़े, होते होते आज 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर के लिए काम कर रहे हैं। और उसकी जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका है, उसमें 20,000 वॉलंटियर है। अब सोचो कि डेमोक्रेटिक पार्टी में से तो जीता है, मगर आके जाके डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका, एक अलग किस्म की पार्टी उभर कर डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्लेस कर सकती है। ये ताकत है जोरान में और जोरान के एजेंडा में। ओके, मगर द पॉइंट इज के जो जूइश लॉबी, जो जूइश इजराइल फर्स्ट लॉबी मैं इसको बोलता हूँ,
हाँ, दे आर इजराइल फर्स्टर्स। मेरी मेडल्सन को जब ट्रंप ने बोला कि भाई डू यू लाइक अमेरिका और डू यू लाइक इजराइल, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया मेरी मेडल्सन ने। ठीक ओके, ठीक। तो ये सब इजराइल फर्स्ट जो जूइश लॉबी है हाँ वो सब परेशान हो चुके हैं। ओके, हाँ और पॉइंट इज के ये अभी की बात नहीं है, जोरान से ये शुरुआत में हुई है। जब से नरसंहार चल रहा है तो और दूसरी जगह से और कुछ हो रहा है। नंबर वन, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी सपोर्ट इजराइल के लिए कम होते जा रहा है बहुत तेजी से। हाँ ओके, कमला हैरिस का हारने का ही कारण ये है क्योंकि बाइडेन और कमला हैरिस ने जो पूरा एक साल तक उनको सपोर्ट किया, सीज फायर नहीं किया, हाँ इसलिए कमला हैरिस हारी। गाजा के कारण कमला हैरिस हारी। और आज जोरान ममदानी जो जीता है, सबसे बड़ा कारण है गाजा का सवाल, जिसने जोरान को एक अलग लेवल पे लेके गया कि ये कैंडिडेट अलग है। हाँ। और अफोर्डेबिलिटी प्लस पैलेस्टाइन ने जोरान को जीता दिया। दूसरी साइड यानी क्या हो रहा है यानी कि उसकी पार्टी, यानी उसकी पार्टी की जो आइडेंटिटी थी, जो बाइडेन के साथ आइडेंटिटी थी या कमला हैरिस के साथ, वो भी सब एक तरफ हो गई। उसका अपना नजरिया जो कुछ उसने रखा, वो बाकायदा वही लीड किया और उसी पर लोगों ने उसको वोट दी। तो अब क्या लगता है आपको, क्या ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है? क्या ये नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हो सकता है? क्या पूरा अमेरिका उसे पसंद करेगा? आपको क्या लगता है कि क्या इसका पॉलिटिकल वो करियर यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म होगा या कुछ आगे बढ़ेगा? ये उस पर मैं बाद में आता हूं, मगर हाँ इजराइल लॉबी के लिए जो लेफ्ट विंग से एक बड़ी चैलेंज आई है हाँ थ्रू जोरान ममदानी एंड इवन अदर पीपल फ्रॉम द लेफ्ट। हाँ डेमोक्रेटिक पार्टी में तो कोलैप्स है। डेमोक्रेटिक पार्टी का 70-80% लोग अभी जनता उसके साथ नहीं है, इजराइल के साथ टोटली अपोज है। हाँ आज इजराइल के जो बैक लीडर्स है, एपैक के जो फंडेड लीडर्स है, उनको पब्लिकली जाना मुश्किल हो गया क्योंकि हर एक मीटिंग में बोलते हुए तुमने तो एपैक का लीडर लिया है, हाँ एपैक का पैसा लिया है। हाँ तो हाँ वो एक बहुत बड़ा सवाल पूछ गया कि तुमने अगर एपैक का पैसा लिया तो अभी तुम जीतोगे नहीं, तुम हारोगे। हाँ पहले था कि इजराइल का पैसा मिला तो मेरा जीतना गारंटी है, हाँ अगर हाँ। मैंने इजराइल का विरोध किया तो मेरा हारना गारंटी है। अभी ये बदल चुका है, याया शिनबर्ग के कारण ये बदला है अमेरिका में, ये आप समझ बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दूसरी जो बिल्कुल। बात है कि अभी जो प्रॉब्लम इजराइल के लिए जो बड़ा प्रॉब्लम चालू हो गया है, वो है क्रिश्चियन राइट विंग, क्रिश्चियन कंजर्वेटिव राइट विंग के तरफ से बड़ा विरोध हो रहा है इजराइल हाँ को। हाँ क्योंकि वहां भी जो इजराइल फर्स्ट एजेंडा है, ट्रंप आया था अमेरिका फर्स्ट एजेंडा पे, मगर ट्रंप इजराइल फर्स्ट का ही काम कर रहा है। हाँ यमन पे हमला, ईरान पे हमला, गाजा जेनोसाइड पे पूरा का पूरा ट्रंप ने, जो नेतन्याहू ने दिया है नेतन्याहू के, तुमने ऐसे ऐसे बम मांगे जो मुझे पता नहीं थे, ये हाँ। खुलेआम बोल रहा है। बिल्कुल वेनेजुएला पे बिल्कुल। जाके हमला करने वाला है, क्या करने वाला है यार। तो हाँ ट्रंप का तो पूरा जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडा है वो अभी चौपट हो चुका है। हाँ और अभी जो शटडाउन हो चुका है अमेरिका के अंदर, और शटडाउन का हाँ सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर अभी जो इलेक्शन हुए, अभी नहीं इसके पहले, उसमें से एक कांग्रेस वुमेन जीत कर आई, उसको अगर स्वेरिंग इन हो गया तो हाँ 218 वोट हो जाएंगे कांग्रेस के पास, डेमोक्रेटिक के पार्टी के पास कांग्रेस में, और एप्स्टाइन फाइल रिलीज करनी पड़ेगी। इसलिए हाँ ट्रम्प ने सरकार को ही बंद कर दिया। अभी हाँ सरकार बंद हो गई तो जो फूड स्टैम्प्स का पैसा, जिसको स्नैप बोलते हैं, उनका एक हाँ प्रोग्राम है कॉल स्नैप, वो शट डाउन हो गया। तो 1.5-2 महीने से अभी लोगों के पास फूड स्टैम्प के पैसे नहीं, आप घर में खाना नहीं बना सकते, आपको कहीं बाहर जाके खाना खाना पड़ता है 3 टाइम का। ये जी आपके जी हाल हो चुके हैं, ठीक है। जी 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 तो जी जी जी। पॉइंट ये है। दूसरी बात हाँ क्या है कि जो मैं बता रहा था, जो क्रिश्चियन कॉन्जर्वेटिव्स में जो बड़ा ब्रेक आया है, हाँ और उसमें नंबर 1 नेम है टक्कर कार्लसन का, ठीक है। हाँ चार्ली कर्क को तो मार डाला। हाँ अभी चार्ली कर्क का जो टॉकिंग पॉइंट यूएसए करके जो एक तंजीम बनाई थी, जो ये जब 18-19 साल का था, तो ये बहुत टैलेंटेड लड़का, मगर व्हाइट क्रिश्चियन सुपरमेसिस्ट किस्म का बंदा, एंटी इमिग्रेंट, एंटी ब्लैक, उसके बहुत भयंकर स्टेटमेंट्स है, मगर वो जरा सुधरते गया। हम्म और बाद में उसको समझ में आया, और ये भी ये पिछले 2 सालों में, कि ये जो गाजा जेनोसाइड हो रहा है वो तो क्रिश्चियन धर्म के विरोध में, हमारा ईसा मसीह तो ऐसा कभी करेगा नहीं। हम्म और दूसरा, जब वो जेनोसाइड और एथिक क्लेंसिंग की बात करने लगा, तो को ये लोग बिठाने लगे कि भाई, एक तो तुम हमसे पैसा ले रहे हो, तुम हमारी बुराई कर रहे हो। हम्म मगर चार्ली कर्क का जो नौजवान फॉलोअर था वो तो जा रहा था दूर से। हम्म तो चार्ली कर्क ने मना किया, ना मैं नेतन्याहू से पैसा लूंगा, ना मैं तुम लोग की बात करूंगा, तो उसको मार डाला वो। उनको हम्म लगा कि चार्ली कर्क को मारने के बाद ये चीजें थमेगी, मगर और भी हो चुकी है। आपको बता हम्म। दूं, चार्ली कर्क के मर्डर को लेकर जो कोर्ट केस होने वाला है, उसमें किसी मीडिया को बाहर से अलाउ नहीं करेंगे, ना उसमें कोई मतलब पूरा का पूरा मीडिया छोड़ो, किसी को अंदर अलाउ नहीं करेंगे, पूरा प्राइवेट हियरिंग होने वाला है। क्यों छुपा रहे हो भाई? ओके, तो टकर कार्लसन, कैडेन सोवन जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जो एना कैस्पेरिन है, ये सबको हमले, उन सबको डेथ थ्रेट आ रहे हैं। एना कैस्पेरिन ने तो बोल ही दिया है, और कैडेन से भी बोल दिया कि अगर मैं मरी
तो मैंने कोई सुसाइड नहीं किया है, समझ लो हम लोग को किसने मारा है। तो हम्म बहुत कुछ हो रहा है, और अभी परेशानी हो गई कि जो नेतन्याहू का आखिरी सहारा था अमेरिका में, उनको पता था कि लिबरल जूस भी जा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज में भी जो हो रहा है, जूस हमसे दूर जा रहे हैं। उनका था कि जो क्रिश्चियन जायनिस्ट, जो पूरा 10 मिलियन जो क्रिश्चियंस हमारे साथ अमेरिका में, वो हमारा मेन एयरक्राफ्ट कैरियर है। हम्म अभी वो भी हिलने लगा है। तो अगर हम्म क्रिश्चियन कॉन्जर्वेटिव भी नहीं रहेंगे तो आपके साथ आपका पॉलिटिकल बेस नहीं है, आपके पास वोटर नहीं है अभी। आप ऊपर हम्म लीडर को कब तक कंट्रोल करोगे? हम्म लीडर को भी जीतने के लिए तो वोट चाहिए ना, आप पैसा दोगे मगर वोटर तो चाहिए। तो बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल। इज ना आपका पैसा अभी काम आने वाला है, ना आपके साथ आपका वोटर है। तो एक कल मैं देख रहा था वीडियो, उसने बोला कि सुनामी आ रही, अभी तक सुनामी आई नहीं है। हाँ ये हाँ टाइडल वेव जो आ रहा है ना, अभी आने वाला है, अभी तो शुरुआत हो चुकी है, हम लोग रोक नहीं पा रहे चीजों को। हाँ इसलिए हाँ उन्होंने क्या किया है कि जो एंटी इजराइल नफरत जो फैल रही है अमेरिका में, उसको डाइवर्ट करने के लिए वापस इस्लामोफोबिया चालू कर दिया। हाँ हाँ। इसलिए जोरान ममदानी चुनकर आएगा, और अगर 9/11 हो गया तो आप सोचो कि एक इस्लामिस्ट मेयर होगा। काय का इस्लामिस्ट? जोरान ममदानी को इस्लामिस्ट नहीं है ना, वो कम्युनिस्ट है, वो एक हम्म। डेमोक्रेटिक सोशल। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जोरान ममदानी गेज, जोहर ममदानी ने लेस्बियन। जोहर ममदानी ने ये कहा कि न्यूयॉर्क में अब कोई इस्लामोफोबिया के कोई वाकयात नहीं होंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और नेहरू को भी याद किया, ममदानी ने नेहरू को भी जी जी। कोट किया है कि जब दुनिया की तारीख बदलती है तो किस तरह से हालात बनते हैं। अच्छा, ये मैं आप याद दिला दूं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हाँ, सारे जो इसराइल को सपोर्ट करने वाली लॉबीज थी वो कमजोर पड़ती जा रही है अमेरिका में, चाहे वो खुद इजरायली लॉबी या ये कि जो डेमोक्रेट्स में है वो भी, और जो क्रिश्चियन हार्डलाइनर्स है वो भी एक तरह से कमजोर पड़ रहे हैं। इसराइल के लिए जो सपोर्ट, जिस पर अमेरिका की सपोर्ट पर अमेरिका इसराइल ने इतनी लंबी जंग लड़ी है, वो शायद आने वाले वक्त में कभी ना हो सके। मैं अब याद दिला दूं, स्टीव विटकॉफ ने एक बार कहा था कि ट्रंप जो है वो पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हैं और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। यानी वो इस तरह से उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की थी। लेकिन ये बड़ा अजीब सा मामला है कि जिसमें ये कभी कहा जाता है कि नेतन्याहू अमेरिका को चला रहा है, कभी कहा जाता है कि ट्रंप इसराइल को चला रहा है। जी आगे अपनी बात रखें जारी। नहीं नहीं, नेतन्याहू ही चलाता है, ट्रंप की औकात नहीं है। ट्रंप को बड़ा से ब्लैकमेल हो रहा है, ट्रंप को हाँ पैसे भी बहुत दिए लोग ने। हाँ और ट्रंप को मेन तो है कि जो जेफरी एप्स्टाइन फाइल का पूरा ब्लैकमेल वाला मामला है, इसलिए आप सोचो कि इतना नुकसान हो रहा है पॉलिटिकली ये शटडाउन के कारण, हाँ क्योंकि ट्रंप अपनी सरकार को चालू नहीं कर पा रहा है। हाँ ओके। हाँ, जब स्नैप बेनिफिट्स ही नहीं मिलेंगे, लोगों को खाना पीना ही नहीं मिलेगा, मिलियंस ऑफ फैमिलीज को, तो ट्रंप की तो औकात खत्म हो रही है। अगर वो बिल्कुल चालू बिल्कुल। करेगा सरकार, तो जेफरी एप्स्टाइन आएगी, उसी में उसकी सरकार गिरेगी, तो वो तो बहुत फंसा पड़ा है। जी दूसरा जी। को बता दूं कि ट्रंप ने ऑल ओवर सडन, अभी तो वेनेजुएला पे अटैक की बात कर रहा था, हाँ अभी नाइजीरिया में जो क्रिश्चियंस को खतरा है उस पे वो चला गया है। हाँ तो भाई आप ही ने जो आईसिस और बोको हराम खड़ा किया है वही क्रिश्चियंस को मारते हैं। ओके। हाँ हाँ मगर पॉइंट इज के आप एक बात नोट करो, ट्रम्प को क्रिश्चियंस की बहुत पड़ी होती तो पहले वो फिलिस्तीनी क्रिश्चियंस की बात करता, वो तो बात करता ही नहीं। ना बिल्कुल सीरिया की बिल्कुल। क्रिश्चियंस की बात करता है, ना इराकी क्रिश्चियंस की बात करता है, जहाँ ये सब कम्युनिटीज को अमेरिका ने आईसिस और अलकायदा और इजराइल को सपोर्ट करके वहां की क्रिश्चियंस को बर्बाद किया है। ठीक है। बिल्कुल आप और एक बिल्कुल। बात नोट कीजिए, हाँ ट्रम्प कभी भी जीसस क्राइस्ट का नाम नहीं लेता। वो हाँ क्रिश्चियनिटी की बात करेगा, क्रिश्चियंस की बात करेगा दिखावे के लिए, हाँ मगर वो आज भी जीसस क्राइस्ट की बात नहीं करेगा, क्योंकि इसकी बेटी ने ही कहा कि मैंने जीसस क्राइस्ट को ठुकरा दिया और इसके बाद में जू जू बनी हूँ, यहूदी हाँ बनी हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ और ये हाँ 2017 का रिपोर्ट है कि ट्रम्प भी यहूदी बन चुका था। हाँ वो हाँ। है कि नहीं किसी को पता नहीं। बिल्कुल यहां बिल्कुल। तक बात हो गई थी, वो सीएन पे अनाउंस होने वाला था, ये इजरायली अखबारों में आ चुका था ये सब बातें, मगर जी हुआ नहीं, जी। उन्होंने दबा कर दिया। बिल्कुल और एक बिल्कुल रेबा ने बिल्कुल तो बोला था कि ट्रम्प इज द फर्स्ट जूइश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और ट्रम्प फंस रहा था वो टाइम पे। तो हो क्या रहा है सब? ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो द पॉइंट इज के गाजा नरसंहार के कारण आज इजराइल दुनिया में बर्बाद और बदनाम हो चुका है। वो लोग समझ नहीं पा रहे कि इसको कैसे कंटेन किया जाए। आयरलैंड में तो जो प्रेसिडेंट बोली कि आएगा तो मैं अरेस्ट करूंगी। अभी हाँ आज तो ये बात आ गई कि इजराइल ने बोला कि हम हमारी कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क से हटा देंगे। हाँ ओके। तो हाँ इतना अजीबो गरीब इजराइल का पूरा हालत बनते जा रहा है। और उनको अभी, मुझे जो चिंता है कि एक ही तरीका है इजराइल को काउंटर करने का,
हाँ, ऐसा कोई बड़ा आतंकवादी हमला करवा दो जिसपे वापस पूरा ब्लेम इस्लाम, मुस्लिम, इस्लामोफोबिया पे आ जाएगा। हाँ। ओके, यही उनका एक तरीका है, क्योंकि ये डाइवर्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ना नरसंहार बंद करने का नाम वो लोग पैलेस्टाइन में ले यानी रहे हैं, यानी गाजा में आप अभी भी। यानी आप ये कह रहे हैं, आपने शुरू में कहा था कि 9/11 भी इजराइल ने कराया था, मोसाद ने कराया था, और अब भी ये ममदान जोरानी के नाम का जो तूफान आया, सुनामी, उसको रोकने के लिए इजराइल वहां फिर से एक आतंकवादी बड़ा हमला करा सकता है। ये आप बात, क्योंकि जी। क्योंकि जी। पॉइंट क्या है कि एक लाइन ये भी है कि जोरान ममदानी अगर फेल हो गया न्यूयॉर्क हाँ, में, हाँ, तो वो रिपब्लिकन पार्टी बोलेगा देख प्रूफ है, ये एक इस्लामिस्ट है, कम्युनिस्ट है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, उसने पूरा चौपट कर दिया, आतंकवादी हमले भी उसके कारण हो रहे हैं, इकोनॉमी भी नहीं संभाल पा रहा है। तो उससे डेमोक्रेटिक पार्टी को 2028 में बहुत नुकसान होगा। हाँ, ओके। हाँ, दूसरा है कि जो कैश पटेल की जो वाइफ है वो मोसाद की एजेंट है। हाँ, उसने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि आईसिस और अलकायदा के सेल्स अमेरिका में एक्टिव हो रहे हैं। हाँ, ओके। हाँ, 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 तो और जो रैटक्लिफ करके जो सीआईए का अपॉइंटी है, वो भी एक इजराइल लॉबी का अपॉइंटी है। तो हाँ, सीआईए के उनके हाथ में है, एफबीआई उनके हाथ में है, ट्रंप उनके हाथ में है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो उनको जो करवाना है वो करवाएंगे, मगर पब्लिक ओपिनियन इसराइल के खिलाफ जा रहा है। ये हाँ, डेस्परेशन में अगर कौन सा डेस्परेट एक्ट करेंगे, वो भी देखना है। हाँ। इसलिए वाणी की गलती है। ये बहुत ही दिलचस्प होगा। ट्रंप के पहले दौर में कैपिटल हिल पर हमला कराया गया था प्रेसिडेंट के एक तरह से कंसेंट से। यानी जो हंगामा तस्वीरें हमने देखी थी कैपिटल हिल की, वहां की पार्लियामेंट की, और अब भी अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप भी साथ में होंगे, इजरायली लॉबी के साथ। ये एक बिल्कुल नए किस्म का सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इस सब नहीं, के सवाल नहीं, बीच में, मतलब जैसे बुश टोटली इन्वॉल्व था। डिक चेनी 4 तारीख को गुजर गया, तो सबको बधाई हो, वो वॉर क्रिमिनल था, इराक का पूरा जो नरसंहार किया। ओके। जी, जी, तो जी, पॉइंट इज के बुश की सरकार थोड़ी इन्वॉल्व थी वो 9/11 में। हाँ, वैसे जब भी कोई बड़ा 9/11 जैसा कोई हमला होगा, तो ट्रंप, सीआईए का चीफ जो इसराइल का अपॉइंटी है, एफबीआई का चीफ कैश पटेल जो उन्हीं का आदमी है, ठीक है, हाँ, ये सब मिलकर ही कोई बड़ा कांड होगा। ओके। हाँ। कल ये ऑलरेडी बहुत ही दिलचस्प है। वो मुल्क जो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहने की कोशिश करता है, उसको कोई और चला रहा है, इजराइल में बैठ करके। यहाँ सीआईए का चीफ जो है वो इजरायली बनाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। और क्या जोरान ममदानी के चुने जाने के बाद इजराइल और यहूदियों के जो जायनिस्ट बेड़ियां अमेरिका के पैरों में है, क्या उससे वो आजाद हो सकेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, अब इस बीच में थोड़ा सा मुझे वो भी बताइए, जो बाकी जोरान ममदानी के अलावा जो एशियंस या भारतीय जीत करके आए, वो कौन कौन है? हमारे पास वक्त कम रह गया। जी, एक तो आफ्ताब पुरेवाल करके जीते। पहले मैंने सोचा आफ्ताब कोई मुसलमान होगा, मगर आफ्ताब पुरेवाल एक सरदार है, आफ्ताब नाम रखा उसने। हाँ, वो सिंसिनाटी का मेयर है, वो दूसरी बार जीता है। हाँ, उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जेडी वैंस का जो एक कजन ब्रदर है, हाँ, बोमन करके, उसको हराया है। तो जेडी वैंस का भी हार हुआ है, जिसको उसने हाँ, सपोर्ट किया। जेडी बिल्कुल। वैंस उसको जिता नहीं पाए, और बहुत बुरे हाल से आ रहा है। वो 80% या 20% वो आता है। हाँ, हाँ, दूसरी एक जेडी जीती है, गजला हाशमी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है वर्जीनिया की। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी जीत की बात है। और कुछ 5-6 से सिख भी जीते लोकल इलेक्शंस में। जी, 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 और जी, अभी और एक इंपॉर्टेंट फिगर कैलिफोर्निया में उभर रहा है, साइका चतुर्वेदी करके, हाँ, जो जोरान की पैटर्न पे ही बात कर रहा है, हाँ, अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा जी, है। और जी, उसका बोलना है, मैं किसी बिलियनर से पैसा नहीं लेने वाला, मैं कोई मिलियनर बिलियनर का कोई फंडिंग लेने वाला, मैं जनता को जमा करूंगा, जनता का सवाल है, जनता से पैसा लेकर लड़ूंगा। तो ये पूरा जो जोरान का जो फॉर्मूला है। ओके। हाँ, क्योंकि $8 मिलियन आप खर्चा कर सकते हैं, तो जब उसके $8 मिलियन जमा हो गए, उस जोरा ने बोला भाई मुझे और कोई पैसे नहीं चाहिए। ओके। हाँ, हाँ, और इतनी फनी बात है, जोरा ने कहीं बोली कि ये मिलियनर बिलियनर ने इतना पैसा डाला है टेलीविजन कैंपेन में मेरे खिलाफ, मैं तुम लोग को जितना टैक्स नहीं लगाने वाला, इतना तो तुम लोग ज्यादा पैसा मेरे पीछे खर्चा कर रहे जी, हो। जी, ओके। जी, जी। तो पॉइंट इज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमें भारत की सियासत को भी इस तरह से समझना पड़ेगा। जिस तरह से बीजेपी को अडानी और इस किस्म के लोग सपोर्ट करके फंडिंग करते, इलेक्शन लड़वाते हैं, और फिर वो अपने काम लेते हैं, अपने अपने कारोबार को बढ़ाते हैं।
उस तरह से जोरान ममदानी जैसे लोग इनसे, ऐसे लोगों से फंड नहीं लेना चाहते ताकि अवाम की भलाई का वो काम कर सके। और ये जो अरबपति खरबपति लोग हैं, इनके पसंद की पॉलिसी ना बनानी पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के सियासतदानों को, अपोजिशन को भी इस तरफ सोचना चाहिए कि ऐसी बड़ी फंडिंग कहीं से ना ले, आम लोगों से सपोर्ट ले। और आजकल तो सोशल मीडिया जो है वो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं ज्यादा काम कर रहा है। आखिर में कंक्लूड करते हुए, नतीजे के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं जोरान ममदानी का राइज और आगे आने वाली तब्दीलियां? वक्त बहुत कम रह गया जी। बेसिकली जोरान ममदानी का राइज ने अमेरिकन जनता को एक नया आवाज दे दिया है, वहाँ के वर्किंग और मिडिल क्लास फैमिलीज को एक नया आवाज दे दिया है, और इसका इम्पैक्ट पूरे अमेरिकन पॉलिटिक्स पे होने वाला है। पूरा एजेंडा ही, इकोनॉमिक एजेंडा, वो बदलने वाला है, बदल दिया है। दूसरी बात है कि जो ओलिगार्क्स और कॉर्पोरेट पावर्स जो ये पार्टीज को चलाते हैं, ओलिगार्क्स चलाते हैं रिपब्लिकन पार्टी को, कॉर्पोरेटिस्ट चलाते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को। ये दोनों पावर्स को आज बड़ी चुनौती मिली है, वो घबरा गए हैं और वो दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये लड़ाई लंबी है, मगर कैंडिडेट खड़े हो रहे जो बोले कि हमको तुम्हारे पैसा नहीं, हम लोग जनता के पैसे से लड़ेंगे। ये बात आगे आ रही है। तीसरी बात है कि इजराइल लॉबी को बहुत बड़ी चुनौती जोरान ममदानी ने दे दी है। तो अभी चुनौती इजराइल लॉबी को डेमोक्रेटिक लेफ्ट की तरफ से आ रही है, प्रोग्रेसिव से आ रही है, और क्रिश्चियन कंजर्वेटिव विंग, राइट विंग से भी आ रही है। टकर कार्लसन, कैडेंस ओवेंस, एना कास्परिन, इस किस्म के लोग के साथ मेजोरी कुछ तो रिपब्लिकन लीडर्स भी है, मार्जरी ग्रीन करके, जो डायरेक्टली बोल रहे कि भाई ये इजराइल लॉबी से हमारे देश को खतरा है, हम अमेरिका के पेट्रियट्स है, ये इजराइल फर्स्ट वाले लोग हैं। ये तीन बड़े इम्पैक्ट तो ऑलरेडी दिख रहे हैं। और चौथा मेरा मानना है कि जो जोरान ने जो एक बहुत बड़ा काम किया है कि जो एथनिक माइनॉरिटीज है, जो अफ्रीकन और लैटिनोज और हिस्पैनिक्स और ये जो सब कम्युनिटीज है, और जो मुस्लिम्स और हिंदूज और सिख और ये जो सब अलग अलग धर्म के कम्युनिटीज है, ये सबको एक अलग किस्म का आवाज दिया है। ओके। और इमिग्रेंट्स को बोला है कि ये न्यूयॉर्क एक इमिग्रेंट्स का शहर है, आप यहाँ सेफ हो, और अभी ये इमिग्रेंट इस शहर को लीड करेगा, क्योंकि ट्रंप जो आर्मी भेज रहा है, जो नेशनल गार्ड भेज रहा है, वो इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है। ओके। इसलिए ये जोरान बोलता है कि अगर हम पे तुम अटैक करोगे तो हम अकेले नहीं, यू विल हैव टू कम, इफ यू वांट टू अटैक वन, यू विल हैव टू कम थ्रू ऑल ऑफ अस। ओके। तो अभी ट्रंप के लिए बड़ा मसला बन गया है। ट्रंप अगर फंडिंग बंद करेगा तो भी जोरान की पॉपुलरिटी बढ़ेगी। ट्रंप अगर आक्रमण करेगा, आर्मी लेकर आएगा, तो जोरान अपने लाखों लोग को लेकर सड़कों पे खड़ा हो जाएगा। और कुछ कुछ कैलिफोर्निया जैसे जगहों पे तो लोकल पुलिस ने वो आइस एजेंट्स को अरेस्ट भी किया है। तो जोरान अपनी पुलिस को लेकर सेंटर से पैसा कम आता है, देता होगा सेंटर को, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, और शायद बहुत ज्यादा उसे परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैं अपनी यहीं रुकने के लिए, बहरहाल यहाँ हम रुकेंगे। और आप देखिए, आप बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।